राखी एंड टेस्ट नहीं दिया ना। राखी ने आपने भी टॉपर का जो फर्स्ट जोन है एक्चुअली इसमें ये 31 और 30 गलत शो कर रहा है। इसका पूरा का पूरा सारा सेट सही है। ये पूरा फर्स्ट जो है ना 1 to 75 का एक्यूरेसी रेट है कि तुम पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो और ये तुम्हारा अटेम्प्ट रेट है, तुम पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। आपका एक्यूरेसी भी रेट भी अच्छा है और आपका अटेम्प्ट रेट भी अच्छा है, तो आपको तो सर टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप पहले क्वाड्रेंट में हैं, रैंक 1 विराट है, उसका एक्यूरेसी रेट भी काफी हाई है, 91% के आसपास उसका एक्यूरेसी रेट, 91 हाँ 91 के आसपास है, और अटेम्प्ट रेट भी अच्छा है 95 के आसपास है, और एक्यूरेसी रेट भी हाई है, उसको टॉप करना ही है। सो इस वाले क्वाड्रेंट में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस वाले क्वाड्रेंट में तुम टॉप पे यहाँ पे हो, मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी और अटेम्प्ट रेट दोनों अच्छा है, तो फिर तुम टॉप करोगे। जो लोग इस जोन में हो, जिन लोगों का एक्यूरेसी ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, 2-3-4 क्वेश्चन तुम थोड़ा और अपने को पुश करो, बट डोंट पुश इन द तुक्का वाला ब्लाइंड गेस में, पुश इन द आप एजुकेटेड गेस ले सके। आज का टेस्ट हुआ है, हम टॉप 10 का स्कोर लेके आए हैं, और जो कुछ चीज तुम लोग हम दिखाना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स में अभी जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में हमारा स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्कोर कर कैसे रहे हो, ठीक है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टॉप कौन कर रहा है, कितना स्कोर ला रहा है, कौन फोड़ रहा है। नहीं, फॉर मी व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू मी इज दैट कि आपका जो स्कोरिंग बिहेवियर है, आपका जो स्कोरिंग पैटर्न है, वो कैसा है। स्कोरिंग पैटर्न समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है स्कोरिंग पैटर्न का कॉन्सेप्ट? आपका जो तरीका है पेपर सॉल्व करने का, वो आप कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा स्क्रीन विजिबल है, सब लोग आ गए हैं? जो भी लोग टेस्ट दिया सब है ना क्लास में, मतलब टॉप 10 वाले स्पेशली। देवेश यस सर। होना तुम और ओंकार यस सर। यस सर। ठीक है। राखी एंड और कौन लोग थे? तुमने गोपी टेस्ट नहीं दिया ना? राखी ने आपने भी टेस्ट दिया है सर मैं अभी मिनी टेस्ट लगा रही हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत था। अच्छा, वो मिनी टेस्ट में ठीक है, वो रिपोर्ट कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन गलत था सेकंड वाले में। तो रिपोर्ट कर दो, सही हो जाएगा। सो लुक, ये तुम्हारा एक्यूरेसी रेट है कि तुम पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, और ये तुम्हारा अटेम्प्ट रेट है, तुम पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसा डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मैंने Q1 Q2, हम लोग एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं ना, सिंपली समझो कुछ ऐसा ही, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो अगर आपका सर एक्यूरेसी भी काफी अच्छा है और आपका अटेम्प्ट रेट भी अच्छा है, आपका एक्यूरेसी भी रेट भी अच्छा है और आपका अटेम्प्ट रेट भी अच्छा है, तो आपको तो सर टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप पहले क्वाड्रेंट में हैं और आपका एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट दोनों अच्छा है, तो आपको तो सर टॉप करना ही करना है। सो देखो, इस वाले जोन में सबसे जो ऊपर है तुम्हारा रैंक 1 विराट है, उसका एक्यूरेसी रेट भी काफी हाई है, 91% के आसपास उसका एक्यूरेसी रेट, 91 हाँ 91 के आसपास है, और अटेम्प्ट रेट भी अच्छा है, अटेम्प्ट रेट 95 के आसपास है, और एक्यूरेसी रेट भी हाई है, इसको टॉप करना ही है। सो इस वाले क्वाड्रेंट में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस वाले क्वाड्रेंट में तुम टॉप पे यहाँ पे हो, मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी और अटेम्प्ट रेट दोनों अच्छा है, तो फिर तुम टॉप करोगे। उसके बाद अंशुल जो रैंक 2 लाया है, ठीक है, अंशुल जो रैंक 2 लाया है, उसका एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट 95 से उसका 90 आ गया रैंक 1 की तुलना में, और इसका एक्यूरेसी रेट कम है, इसका एक्यूरेसी रेट रैंक 1 का 91% है, इसका 80% से कम है। तो दोनों के मार्क्स में देखो ह्यूज वेरिएशन है। रैंक 1 का मार्क्स कितना है? 124 है ना, रैंक 1 का मार्क्स 124 है, रैंक 2 का मार्क्स सीधा 90 कितना है, 90 समथिंग इज देयर। कितना है देवेश? 96.33। 96 अब सोचो कितना बड़ा गैप है। 150 के एग्जामिनेशन में रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में इतना बड़ा ह्यूज गैप है। रैंक 1 का 124.6 125 नंबर इसको है, और आपको 97 है। सीधा रैंक 1 रैंक 2 के बीच में इतना ह्यूज गैप है। सो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी रेट भी गिरा और आपका अटेम्प्ट रेट भी गिरा। उसके बाद इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलो, राखी क्या है, एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट दोनों मॉडरेट है, ठीक है। नाउ मूविंग, अब हम दूसरे सेगमेंट में जाते हैं, ये वाला सेगमेंट। तो देवेश है, देवेश का एक्यूरेसी रेट ठीक है, देवेश का एक्यूरेसी रेट आप लोगों में सबसे अच्छा है आफ्टर रैंक 1, लेकिन ये सेफ प्लेयर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं ले रहा है, तो इसका जो अटेम्प्ट रेट है वो कम है इन कंपैरिजन टू। इसके बावजूद ही गॉट रैंक 3 है ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो भी लोग इस जोन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका अटेम्प्ट रेट कम है, एक्यूरेसी रेट अच्छा है, तो तुम लोगों को अगले टाइम से क्या करना चाहिए? जिन लोगों का एक्यूरेसी रेट बढ़िया, अटेम्प्ट रेट कम है, एक दो क्वेश्चंस पे थोड़ा रिस्क लो, जहां भी तुम क्या लास्ट 12 मिनट रूल बनाओ।
पेपर पेपर में तुम स्टार्टिंग में गेस मत लगाओ। तुम क्या करो, जैसे तुम पेपर लगाते हो तुम वैसे ही पेपर लगाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तुम तो क्या कि तुम लोगों का अच्छा कमांड है एक्यूरेसी के ऊपर में, तो पहला स्टेज में आप पेपर पूरा एक बार फटाफट कंप्लीट कर लो फर्स्ट राउंड में। और फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चन लगा दो जो क्वेश्चन तुमको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो सही ही होंगे, मतलब हाँ तुम्हें 100% पता है, क्योंकि तुम लोग एक्यूरेसी अच्छी है, तुम लोगों का सेंस अंदर से आ जाता होगा कि हाँ, क्योंकि वो माइंडसेट होता है। नंबर सेकंड टाइम में क्या करो, लास्ट के 12 से 15 मिनट तुम अपने हाथ में लेके चलो कि वैसे क्वेश्चन में तुम थोड़ा रिस्क लो जहां तुमको 50-50 पता है, 50-50 तो लग रहा है कि हाँ इन दो में से कोई एक हो सकता है, और वहां पे थोड़ा कुछ लॉजिकल कॉमन सेंस कुछ घटना से रिलेट करके कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है, कुछ कुछ मैंने इस तरह से ऑप्शन सेट भी किए थे। दूसरा, तुम लोगों ने अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया होगा तो जो क्वेश्चन मैंने टफ बनाया था जानबूझ के, बाकी क्वेश्चन पेपर तो सब मैंने फैक्चुअल और बीपीएससी का लाइक रखा था, पेपर मैंने बहुत टफ नहीं किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने ऑप्शंस 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से एक स्टेटमेंट मैंने बहुत टफ दिया था जानबूझ के, ताकि तुम्हें हवा नहीं लगे। लेकिन जब तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन इस तरह से फ्रेम किया गया था कि एक स्टेटमेंट गलत काटने तुम्हारा सही ऑप्शन मिल जा रहा था। तो तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक अगर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है इस बार, तो तुम्हें मल्टी स्टेटमेंट टेक्निक यूज, ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए क्या है, जो लोग इस जोन में हो, जिन लोगों का एक्यूरेसी ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, 2 3 4 क्वेश्चन तुम थोड़ा और अपने को पुश करो, बट डोंट पुश इन द तुक्का वाला ब्लाइंड गेस में, पुश इन द आप एजुकेटेड गेस ले सके। ठीक सर एक्यूरेसी इससे भी अच्छी आती है, लेकिन बाद में मैं एक दो क्वेश्चन हाँ, जान देखा मैंने, तुमने लास्ट में जाके ना सेकंड जी जो क्वेश्चन को बिना देखे नीचे में कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, तुम वहां पे अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो क्वेश्चन तुमको पता है नहीं सही होगा यार, तुमको पता है कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए हैं, सीधा फैक्ट पूछा गया बिहार में कौन सर्वे करने के लिए आया था। तो जब तुम्हें पता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं पता है तो स्किप ना। अभी देखो तुम तो फिर भी ठीक किए हो भाई, मैं बाकी लोग का हालत दिखाता हूँ, बाकी लोग कैसे अपनी गलती के कारण ये जो इस जोन में है, इन लोगों ने ओवर नहीं, इस जोन वाले ये थर्ड वाला फिर भी ठीक है कि तुम्हारी एक्यूरेसी कम है, तो तुमने क्या अटेम्प्ट कम लिया है, तो एक्यूरेसी कम अटेम्प्ट कम लिया है, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा मार्क्स उतना नहीं कट रहा। लेकिन जो चौथे जोन वाले हैं, ये वाले, संदीप का जी हाल देखो, संदीप का सबसे बड़ा हाल देखो। संदीप का इशू क्या हुआ है कि इस लड़के के साथ में, इसने कहां पे लिया है अटेम्प्ट रेट, यहाँ पे, और एक्यूरेसी रेट 65 से नीचे है। तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है कि इसका आधा सदी क्वेश्चन गलत है। आधा सदी क्वेश्चन गलत होने के कारण क्या हो रहा है कि इसका रैंक 10th रैंक है शायद, इसके नंबर बहुत कम है। सो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, तो सबसे पहले जिन लोगों का एक्यूरेसी रेट कम है बेटा, तुम लोग सबसे पहले अपना अटेम्प्ट रेट कम करो, तुम लोग सबसे पहले अपना अटेम्प्ट रेट कम करो। खास करके ये जिनका भी 70 से नीचे वाले जोन में हो, 70 इज द मिनिमम एक्यूरेसी, अगर बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो मिनिमम एक्यूरेसी 70 रहना चाहिए। दिस इज द लास्ट बाउंड्री लाइन। 70 से नीचे का एक्यूरेसी रेट है, इसका मतलब सर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सबसे पहले आपको माइक बंद करो, सबसे पहले आप अरे यार बंद करो ना, शिवम म्यूट समर हु इज माइक इज ऑन। सबसे पहले जिनका भी 70% से कम है एक्यूरेसी पे काम करो, ये टॉप 10 का है, बाकी जितने भी लोग हैं जाके देखिए, अपना एक्यूरेसी रेट आपको पोर्टल पर दिखेगा। और अभी हम लोग अपना एक नया पोर्टल बना रहे हैं, ठीक है, आईआईटी की टीम के साथ हमारा कोलैबोरेशन हमने किया है। उस टीम के बनने के बाद एक हम लोग बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे आपको, हर स्टूडेंट का अपना पर्सनलाइज रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जिसमें आपको हम हर चीज बताएंगे, जैसे कि बारीक बारीक चीज बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ आप गलती की है, जिसको मेजॉरिटी लोगों ने सही किया है, तो वो सारे क्वेश्चन में आपको बचना है। अभी मैं आ रहा हूँ, बाकी चीजों पर भी आ रहा हूँ। सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा उन लोगों के लिए जिनका एक्यूरेसी रेट 70 से नीचे, क्या करेंगे आप लोग अपना एक्यूरेसी को सही करेंगे। इसमें रोशन क्लास में हो? हाँ सर क्लास में। ये आपका है रत्नेश, दो रोशन है, ठीक है, ठीक, तो ये रत्नेश, रोशन, ये रोशन और संदीप क्लास में हो क्या? सर खास करके वो जो क्वेश्चन होता है क्रम में सजाया, उसमें टाइमलाइन का डेट याद रखना वो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, चाहे वो पत्रिका का क्वेश्चन हो या किसी इंसिडेंट वाला, वो इशू हो जाता तो है। वो बेटा करना पड़ेगा ना, जो मैं अभी माइंड मैप दे रहा हूँ। आज माइंड मैप गया है लेट, इसलिए गया क्योंकि हम लोग माइंड वो मैप तो मैं देख लिया था, वो जब आया था उसी समय मैं देखा था माइंड में लास्ट वाला। नहीं, तो माइंड मैप में जो हम लोग अभी लेटेस्ट बेटा दे रहे हैं माइंड मैप, हम लोगों को कंप्लेन आया था कि सर माइंड मैप का फॉन्ट छोटा रहता है। हम लोग उस पे कल माइंड मैप कल ही बन गया था, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिखे जिनका फैक्ट घटना चक्र में कहीं मेंशन ही नहीं, घटना चक्र में देखा था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे बहुत जो नई दिखी, तो वो ठीक है, वो हो जाएगा। नहीं तो नया क्वेश्चन देंगे ही बेटा, हम थोड़ा ना हम। अच्छा एक बात बताओ,
तुमको मेरे यहाँ टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कहीं से उठा के छाप दिए हैं? नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ये थे कि रिपीट हो गया है पिछली बार में, इस बार भी कुछ हाँ, क्वेश्चंस जो रिपीट। 2-3 क्वेश्चन मैंने भी देखा, ठीक है, क्योंकि हाँ, 3-4 क्वेश्चन। हाँ। वर्कआउट कर रहे हैं, आपका टेस्ट धीरे-धीरे और बेहतर होता जाएगा, बट आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ से हाँ, और एक्यूरेसी की बात है तो एक्यूरेसी मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से मैं इस पे ध्यान दूंगा कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, जो इतना लो हो रहा है उसको मैं। जब तक एक्यूरेसी नहीं आया ना तो अटेम्प्ट रेट मत बढ़ाओ, सबसे पहले एक्यूरेसी। मैं देखता हूँ। हाँ, क्योंकि पिछली बार 30 गलत है, इस बार तो मैं ही देख के शॉक हो गया कि 40 मैंने गलत कर दिए। इससे अच्छा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। करो, ठीक है। उसके बाद हाँ। उसके बाद आते हैं, ठीक है। बाकी देखो कौन कौन लोग हैं अपना अपना देख लो सब। रत्नेश, संदीप नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग एक्यूरेसी पे काम करेंगे। जो लोग बॉर्डर लाइन पे कोशिश करो कि 70 से ऊपर रहे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 70 से ऊपर तो मिनिमम वो क्या बोलते क्राइटेरिया है। आपको जाना कहाँ है सर? आपको जाना है मिनिमम 85 वाले जोन पे। 85 का जोन पकड़ो। क्यों क्यों बता रहा हूँ? पिछली बार जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, सो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो डेटा मेरे पास है वो डेटा सिर्फ हम ही लोग के पास होगा, वो पब्लिक डेटा नहीं है। जो कट ऑफ लाइन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लस्टर है। क्लस्टर समझ रहे हो? यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ये भीड़ कम होती जाती है। अब क्लस्टर में ज्यादा लोग कैसे हैं? एक नंबर पे ओबीसी में लगभग 460 स्टूडेंट हैं। ओबीसी कैटेगरी में मेल, ये मैं मेल बोल रहा हूँ सिर्फ। जनरल में से कम है, जनरल में शायद 400 के आसपास है। सबसे ज्यादा कैटेगरी पर नंबर वाइज तुम्हारा इसमें है ओबीसी में, ये जनरल मेल है, ठीक है। जनरल फीमेल में कम है, जनरल फीमेल अगेन कम है। ईडब्ल्यूएस में भी आपका कंपटीशन अच्छा खासा है। सबसे कम कंपटीशन एक नंबर पे एससी कैटेगरी में है, ठीक है। उसमें शायद 260, 200, 250 के आसपास है। सो ये जो जोन है तुम्हारा, खास करके कट ऑफ जो लाइन है तुम्हारी अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कट ऑफ जोन में ये जो 5 नंबर का बैंड है, इस 5 नंबर के बैंड में तुम्हारा बैंड बच जाएगा। 0.33 पे एक लड़के का रैंक, एक लड़के का जनरल कैटेगरी है, ही गॉट 90.67। कट ऑफ कितना? 91 था ना जनरल का? 91 था ना? एक बार देख लो। जी जी 91 ही था। 91 था। यस सर, 91 इसके ऊपर 269 लड़के थे, ऐसे ही कुछ 269 229, मतलब 200 प्लस 100%, 229 था। हाँ 229 था। सो इसके ऊपर 229 स्टूडेंट है 0.33 पे। सो मतलब तुम अगर बॉर्डर लाइन पे तुम हो और तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया, सो यू तुम एक दो रैंक से पीछे नहीं हो रहे, तुम सीधा 250 रैंक पीछे हो जा रहे हो। और तुमने एक क्वेश्चन गलती कर दिया, मतलब तुमने -1 कर दिया, तो तुम सीधा 400 500 पीछे हो जा रहे हो क्लस्टर जोन में। ये वाला बैंड है जहां पे तुम्हारा बॉर्डर लाइन वाला बैंड है। अब तुम सोचो कि ये वाला जोन जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये जो तुम्हारा जोन है ये फैलते जाता है। मतलब अब यहाँ एक नंबर पे 20 स्टूडेंट हैं, 100 नंबर पे जाओगे तो 100 नंबर 20 स्टूडेंट होंगे, 110 तक 8 ही स्टूडेंट होंगे। लेकिन ये वाला जोन बहुत ही क्राउडेड जोन है। तो तुम अगर जो एग्जामिनेशन लगता है अरे क्या होता है, तुक्का मार दिया, एगो नेगेटिव होता है, क्या होता है, तो सर एगो नेगेटिव कितना भारी पड़ेगा आपको अगर आप इस बॉर्डर जोन में हैं। और बॉर्डर जोन में अगर आप एक नेगेटिव आपको 250 200 पीछे कर देगा। और ये मैं बीपीएससी का ऑफिशियल डेटा से बता रहा हूँ। बीपीएससी का ऑफिशियल डेटा आई हैव विद मी, ठीक है। इनफैक्ट कहोगे तो दिखा भी दूंगा, बट ये डेटा ऑफिशियली मेरे पास है बीपीएससी का। सो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये सोचो कि आपका 0.33 का कितना वैल्यू है। क्या आपको तुक्के में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या अटेम्प्ट रेट से ही एग्जामिनेशन क्लियर होता है? क्या अटेम्प्ट रेट, जैसे बहुत बच्चे एग्जाम दे के जाते हैं, ठीक है, आप लोग जब आपस में भी आप लोग डिस्कशन करते होंगे, आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? हम तो 140 नंबर लियो, हम 135 किए हैं, होता है ना डिस्कशन आप लोगों में जब एग्जाम दे के आते हो जिस दिन? बताओ। यस सर। यार ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए पेपर डिस्कस करने का। क्या आपको ये कैसे पता है कि एक्यूरेसी रेट कितनी है? इस पे तो आप फोकस ही नहीं कभी करते हैं। आप अटेम्प्ट रेट को बना लिए हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया है पेपर को कितना अच्छा मैंने पेपर अच्छा गया खराब किया। अब बाद में घर आकर बोलते अरे सर नेगेटिव बहुत हो गया, नेगेटिव सर बहुत ज्यादा चला गया, क्योंकि आपने कभी चीज को प्रैक्टिस नहीं की। जब तक आपका एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट साथ में नहीं मैच करेगा तब तक आप सर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। जैसे सपोज सर आपने एग्जामिनेशन में 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपका सर एक्यूरेसी रेट 80% है। इसका मतलब क्या हुआ? 130 में से 80% कितना हुआ विकास?
तो 100 कर देते हैं या ज्यादा सिंपल रहेगा। 80 क्वेश्चन आपने सही किया, 20 क्वेश्चन गलत किए, 20 क्वेश्चन सही तो 6.66 मार्क्स कट गया आपके। 104 104 आ रहा है। सो अगर मैं Yes, sir. 120 कर दूं, ये 104 है आपका, 104 मार्क्स। लेकिन वहीं पे सर आपका एक्यूरेसी रेट, आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, आपका एक्यूरेसी रेट 60 का है। अब कितना और आ रहा है विकास? आपका एक्यूरेसी रेट 60 का है। 78 हो जाएगा सर, 78। 78। लुक, मैंने एक्यूरेसी रेट सिर्फ 20 पॉइंट से नीचे किया है, उसका स्कोर देखो कितना नीचे चला गया। ये लड़का बहुत खुशी खुशी पीटी क्लियर कर रहा है, मतलब इसको जिसका जब इसने मार्क्स जोड़ेगा तो ये लड़का, पहला वाला लड़का ये बोलेगा कि अरे ठीक है, 2-4 का बीपीएससी क्वेश्चन खाई हो जाएगा मेरा ना, तो वो मेरा पीटी क्लियर है, बोलेगा ना? बोलो सब लोग। और ये 78 वाला है, ये रोग आ रहा होगा, अरे बाप रे बाप, ये का होगा। और सबसे पूछते चलेगा कि कट ऑफ लगता है कि इस बार कट ऑफ पेपर टफ था ना, 80 से नीचे कट ऑफ जाएगा ना, अरे तुम्हारे कहने से थोड़े ना जाएगा। सो दोनों का अटेम्प्ट रेट तो सेम ही है, बट जो एक्यूरेसी रेट है उसके कारण दोनों के मार्क्स में ह्यूज डिफरेंस है। तो जिन लोगों भी अभी एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो, खास करके मैंने पूरा बैच का निकाला एनालिसिस, अभी मोस्टली लोग बहुत एग्रेसिव है पेपर लेके। अरे एग्रेसिवनेस अभी नहीं दिखाना है। समझो कि तुम अभी नया बाइक चलाना सीख रहे हो, सब लोग बाइक चलाना सीख रहे हैं मस्त एकदम, और तुमको धीरे धीरे भी अंदाजा लग रहा है कि हाँ एक्सीलरेटर दबाने से ना बाइक में स्पीड धड़ाक पकड़ता है। क्या तुम पहले ही दिन से या फिर पांचवा दिन तुम लोग का हुआ है और तुम 120 बाइक चलाना शुरू कर दोगे? बताओ। और क्या ये मॉक टेस्ट जो हो रहा है, मॉक टेस्ट तुम्हारा नंबर के लिए हो रहा है कि भैया तुम 120 नंबर ले आए हो तो तुमको सर पे ताज पहना दिया जाएगा। दिस इज नॉट फॉर दिस। मॉक टेस्ट से कभी भी स्कोर से कोई रिलेशन नहीं होता है। मॉक टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आपका स्कोरिंग बिहेवियर कैसा है, आप स्कोर कैसे कर रहे हैं। अभी तो मैं और डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा अगली बार से तो मैं आपको और डिटेल इनसाइट्स दूंगा, लाइक कि स्कोरिंग बिहेवियर कैसा। मतलब जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, इनिशियल 1 से 25 क्वेश्चन में आपका एक्यूरेसी रेट कैसा है। मतलब मैंने पिछले बैच में आपके कुछ बच्चों का एनालाइज किया था, तो मैंने ये पाया कि 1 से 25 वाले क्वेश्चन में इनका एक्यूरेसी रेट 80% है, 80% अबव। फिर 26 से लेकर 50 वाले में भी 78 से 80% के बीच में है। 50 से लेकर 75 वाले में सडन एक डिप आता है, 70% के आसपास से पहुंच जाते हैं, और 76 से लेकर 100 के बीच में सडनली ये 60% आसपास चला आता है। फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू होता है 100 से 125 के बीच में, अगेन 65, 68, और लास्ट वाले में फिर थोड़ा डिप करके 64, 65 पे खत्म हो जाता है। ये क्या शो कर रहा है? जब तुम इनिशियली पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, तुम्हारा माइंड फ्रेश है, ठीक है, तुम फैक्ट्स को अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो, तुमको लग रहा है तुम्हारे पास टाइम भी अभी है, तुम बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा एक्यूरेसी रेट सही रह जा रहा है। ये वाला जोन में तुमको हल्का हल्का प्रेशर आ रहा है, बट स्टिल तुमने एक्यूरेसी रेट मेंटेन किया हुआ है। ये वाला जोन में अब तुम्हारा माइंड तो थक चुका है। दूसरा, टाइम का प्रेशर भी बनना शुरू हुआ। अब यहां से एक्यूरेसी रेट डिप होगा, उसके बाद इसका इंपैक्ट पड़ेगा सबसे इस वाले जोन में, या तो तुम इस वाले जोन में तुम्हारा एक्यूरेसी रेट सबसे खराब होता है, और ये फिर कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मोटा मोटी तुम्हारा एक्यूरेसी रेट यहाँ से गिरता ही रहेगा, मतलब इसी जोन में रहेगा। ये तुमको मैं फिर से इस वाले बैच का भी दिखा दूंगा। इस बार वाले बैच में मोस्टली लोगों का, अगर तुमने जितने भी क्वेश्चंस गलत किए हैं 50-40, उसका 60 to 70% क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड हाफ में गलत है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो? अभी मैं देखा नहीं, सेकंड में अभी नहीं बोल रहा हूं। सही बात है सर। तुम लोग स्टार्टिंग में सेकंड हाफ में माइक ऑफ कर लो यार। सेकंड हाफ में मोस्टली लोगों ने गलती किया है। जितने भी लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं उसका 60 to 70% हमारी गलती सेकंड हाफ में है। सेकंड हाफ में अगर मैं बोलूं 76 से 150, और ऑल एक्यूरेटली बोलूं 100 से 101 से 150 के बीच में। तुम लोग अपना खोल के देखना, आंसर सीट में रिस्पांस सीट दिया है, देखना तुम्हारे जो रेड सर्कल वाला जोन होगा, रेड सर्कल वाला जोन इसी में होगा मोस्टली 100 से 150 के बीच में। अब क्यों बेटा ऐसा क्यों हुआ? 2 कारण है। एक तो तुम्हारा, देखो तुम अपने आप को साइकोलॉजिकली समझो, तुम यार एआई नहीं हो, तुम कंप्यूटर नहीं हो, तुम्हारा ह्यूमन माइंड है, तुम्हारा सब यार माइकवा बंद कर लो बाबू। तुम्हारा ह्यूमन माइंड है, तो जब तुम टेस्ट दे रहे होते हो ना, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे तुमने 50 क्वेश्चन तुम्हारा बढ़िया जा रहा है, लग रहा है अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के, लगा यार ये तो पढ़ी नहीं है। तुम एग्जामिनेशन में ना तुमको पता नहीं चलता है, और तुम अपने आप से बात करना शुरू कर देते हो। जब क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आना शुरू होते हैं, फैक्चुअल बम्बार्डिंग होती है, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग बड़ा सा ऐसा होता है, क्वेश्चन का डिजाइन की फ्रेम किया हुआ पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से ना 2 चीजें शुरू होती हैं। या तो तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कंफ्यूज महसूस करना शुरू कर देते हो, या फिर गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है कि यार पढ़े नहीं, ये चीज छूट गया। जबकि यहाँ पे तुमको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है।
जब तुमको एग्जामिनर ट्रैप दे रहा है, वैसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो ना। वो तुमको गिल्ट विल्ट वहां नहीं लेना, आप कंफ्यूज हो। शिवम क्लास में हो क्या? यस सर। जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद करवाओ, नहीं तो उसको निकाल दो, बार बार माइक ऑन है तो। गिल्ट या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, और दोनों ही आपको एग्जाम में नहीं होना है। आपको समझना है कि ये सारे क्वेश्चन ट्रैप हैं। आपको टॉप करने के लिए सारा पेपर अटेंड करना जरूरी नहीं, रिलेटिव मार्किंग। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले जो एक्यूरेसी मेंटेन करके उसके बाद फिर सेकंड राउंड में जाओ, देखो कि तुम्हारा गेस कितना सही होता है। तुमको पता कैसे चलेगा? तुम्हें सिर्फ अटेम्प्ट लेना ही सीखोगे, तुमको तो उस नंबर से मतलब है। तुमको ये पता कैसे चलेगा तुम्हारा स्कोरिंग बिहेवियर क्या है? सो जैसे अभी हम लोग पोर्टल पे एक नया फीचर भी लेके आएंगे कि आपने मार्क किया कोई क्वेश्चन सेकंड राउंड के लिए, हमें पता चल जाएगा आपने सेकंड राउंड के लिए क्वेश्चन मार्क किया था और उसके बाद आपने जब अटेम्प्ट किया सेकंड टाइम में तो कितना सही किए। सो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि सेकंड टाइम में आपका मार्किंग गेसिंग कितना सही है। फिर आपको नेक्स्ट लेवल का स्ट्रैटेजी बताएंगे कि पहले ये स्ट्रैटेजी, सेकंड टाइम की स्ट्रैटेजी। सो ये तुम्हारा स्कोरिंग बिहेवियर है, ठीक है, तुम्हारा एक्यूरेसी रेट का बिहेवियर, इसको दिमाग में ध्यान रखना। तो इससे बचना कैसे है? बचना ये है कि बीच बीच में अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करो। रिफ्रेश क्या करो? डोंट थिंक टू मच। पेपर सॉल्व करते वक्त अपने आप को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लो। इसका मतलब क्या न्यूट्रलाइज करने का? तुमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सुसाइड करो। पेपर सॉल्व करने वक्त अपने आप को एक शातिर धूर्त आदमी की तरह ट्रीट करो। शातिर धूर्त है बोल रहे, धूर्त बन मत जाना। कहने का मतलब है कि पेपर सॉल्व करते वक्त अपने आप को सोच के जाओ कि पेपर आए नहीं आए, हमको कॉन्फिडेंट रहना है। सो कॉन्फिडेंट रहने से फायदा क्या होगा कि तुम्हारा माइंड ना एक्टिवली काम करेगा। तुम जो सिली मिस्टेक्स वगैरह करते हो, जिससे कई छोटे छोटे फैक्ट्स वगैरह तुम दोनों मैच नहीं करा पाते हो, छोटे छोटे तो मिस हो जाती हैं, वो तुम्हारा मिस होना बंद होगा। एक ऐसा शातिर आदमी जो सोच गया है कि मुझे टेस्ट में टॉप करने से ज्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा एक्यूरेसी रेट मेंटेन रहे। वंस आई विल अचीव माय एक्यूरेसी रेट देन आई विल इंप्रूव माय अटेम्प्ट रेट। तो तुम्हारा ये गोल धीरे धीरे अचीव करने के लिए तुम्हें हर क्वेश्चन को देखना है एक शातिर निगाह से। शातिर निगाह मतलब क्या कि तुम्हारा एग्जामिनर तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है क्या? जैसे आज एक क्वेश्चन था तुम लोगों को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के ऊपर था क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यस सर। दिया सर उसको। वो क्वेश्चन इतना घटिया था, ठीक है, तुम लोग को पढ़ के 2 बार समझने लगा होगा क्वेश्चन सत्येंद्र सिन्हा के ऊपर है, तो हम जान उसका फ्रेमिंग घटिया किए थे। तो अच्छा से भी सिंपल फ्रेमिंग उसकी हो सकती थी। क्वेश्चन था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे जो भारत के कुछ लोग गए थे उसमें, उनमें से ये भी नहीं लिखा था, उनमें से सिर्फ लिखा था कि एक ऐसा इंडियन है जो बाद में गवर्नर बनता है किसी एक प्रांत का, फिर लिखा है कि वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनता है, ऐसे ऐसे करके। और एग्जामिनेशन टाइम में इतना घटिया फ्रेमिंग था क्वेश्चन का, तुमको कंफ्यूज करने के लिए था। क्या तुम ट्रैप में फंस? कितने लोग को लगा कि हाँ समझ में नहीं आता, तुरंत पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ना पड़ा क्वेश्चन को? मुझे लगा सर ऐसा। तुमको दोबारा पढ़ना पड़ा ना क्वेश्चन समझने के लिए? एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन सर घटना चक्र में एक पूछा हुआ था, उसमें भी ऐसा कहानी बना दिया था, बाद में आंसर था उसका गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमको पेपर अटेम्प्ट करते हो करना अपने आप को एकदम शातिर धूर्त की तरफ ट्रीट करना है। देखो कि कौन से क्वेश्चन पे एग्जामिनर तुमको खेलने का मौका दे रहा है, जहां क्वेश्चन तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कहाँ एग्जामिनर तुमको खेलने से रोक रहा है, एकदम यॉर्कर बॉल है, इसको तुम मत मारो, ब्लॉक कर लो। वैसे क्वेश्चन तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि हवा नहीं लग रहा है। ये अगर हवा नहीं लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं अगर पता चल रहा है, स्टॉप, समझो कि यॉर्कर है। तो वैसे क्वेश्चन को भी रोको। उस वैसे क्वेश्चन को धीरे धीरे अपना कंटेंट देखो, कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस क्या है। अगर एक बार तुम वैसे क्वेश्चन को फिगर आउट करना शुरू कर लेते हो तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल प्रिपरेशन लेवल क्या है। तुम्हारा को देखा था सर सेकंड क्वेश्चन को, लेकिन डाउट था कि उसमें नहीं छूट गया होगा, तो बदरुद्दीन क्या सेकंड ऑप्शन था, कुछ कोई मुस्लिम थे तो शायद वो हो सकते हैं ऐसा, इसलिए मैंने मार दिया सेकंड ऑप्शन। फिर ठीक है, अभी क्या करना है? अभी आप लोगों का स्कोर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्यूरेसी रेट कितना है, आपका अटेम्प्ट रेट कैसा है, आपका स्कोरिंग बिहेवियर क्या है, आप कौन सा सेगमेंट में ज्यादा गलती कर रहे हैं। अभी डिटेल एनालिसिस इसका आएगा, मतलब हम लोग प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा कि आप कौन कौन सा सेगमेंट में ज्यादा गलती कर रहे हैं। जैसे कि फैक्चुअल वाले में, वन लाइनर में। सर मुझे कथन और कारण में ही हाँ, कथन और कारण में, कथन और कारण में मुझे बहुत तो प्रॉब्लम एक चीज में और आता हूँ, थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट और सुन ना दे, सुने तो देखो, समझना बात को बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मतलब इतना बड़े मनोवैज्ञानिक हैं कि उन्होंने किताब लिखी थी साइकोलॉजी के ऊपर में, उनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और इस बंदे ने जो अब तक की इकोनॉमिक्स के बारे में
जो आम अवधारणा थी एडम स्मिथ के टाइम से, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये चल रहा है कि मार्केट में इनविजिबल प्लेयर का हाथ होता है, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, और मार्केट अपने आप बैलेंस करता है सप्लाई एंड डिमांड को। आप लोग भी पढ़े होंगे, वो तो बहुत सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब समझो ये इसके पीछे एडम स्मिथ का क्या सोच है कि मार्केट कैसे सप्लाई एंड डिमांड को मैच करना है, अपने आप मैच करता है। ये सोचता रहा एडम स्मिथ का टाइम पे, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर इन्हें कहा जाता है। तो इनके टाइम पे ये सोच आई, इसने ये सोच दिया कि मैन इज रैशनल एजेंट। रैशनल एजेंट मतलब बेटा तार्किक होता है मैन, ये लॉजिक से काम लेता है। तो लॉजिक से कैसे कि मान लो मैं एक इंसान हूं, मेरे को कोई सामान बेचना है, मेरी 100 रुपए की लागत है इस सामान को बनाने में, और मेरा मेहनत आना लगभग 50 रुपए का है, तो मैं एक लॉजिकल इंसान होने के नाते मैं इसको 150 प्लस पे ही बेचूंगा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए। सो 180 या 200 में सामान को सेल करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं 180 200 पे ही सेल क्यों करूं? मैं जो मेरा प्रोडक्ट है ना, हो सकता है इसको मैं 2000 पे भी सेल कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला जो खरीदने वाला व्यक्ति है, ये भी तो मेरी तरह लॉजिकल इंसान है। तो क्या जो मैंने वस्तु बनाई है वो उसका मूल्य 2000 रुपए तक समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? जैसे हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे हम लोग सब कुछ पूरी सब्जी खाने गए, पूरी सब्जी जलेबी, अपने को बोला 50 रुपए प्लेट, हमने पूछा उससे 8 पूरी 2 जलेबी सब्जी मिलेगा, तो 50 रुपए अपने को लगा ठीक है यार, खा पी के वी फील इट्स वैल्यू फॉर मनी। वही दूसरी दुकान पे गए, वो बोलता है कि 250 रुपया। मनी में सोचते पगला गया क्या? मान लो नॉर्मल दुकान, इनफैक्ट मान लेते हैं कि हल्दीराम है, चाहे कौन पटना में है, कौन हरीलाल, हाँ हरीलाल, तो 250-300 रुपया है। मान लो कितनों घी को पूरी खिलाओगे, 250-300 वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, ठीक है, पूरी सब्जी के लिए लगा चलो यार बीसी खा लेंगे। So try to understand we are logical human beings। एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया कि ये वाला भी तो इसको लगना चाहिए कि मेरा वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। जब इन दोनों का मैच करेगा तो डील हो जाएगी। तो मार्केट सर अपने आप बैलेंस करते हैं, और ये मार्केट के पीछे थ्योरी क्या है कि ह्यूमन इज रैशनल एजेंट। हमें कोई चीज एक्सेसिवली महंगा दिया जाएगा, जिसका वैल्यू फॉर मनी हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन बाद में एक ऐसे फिलोसोफर आए, दो लोग आए हैं, दोनों को अलग अलग नोबेल प्राइज दिया गया अलग अलग साल में। एक है डैनियल कैनमैन, दूसरे रिचर्ड थैलर। इनका कहना है कि भैया एडम स्मिथ का थ्योरी गलत है। मैन इज नॉट रैशनल एजेंट, ही इज वेरी वेरी इरैशनल, ही इज वेरी वेरी इरैशनल। ये रैशनल का मतलब, तार्किक का मतलब क्या हुआ कि आप अपने लॉजिक, अपने इमोशन को साइड करके अपने लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन इन दोनों का कहना, स्पेशली डैनियल कैन ने किताब लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कहना है कि ये इंसान अपने इमोशनल, अपने परसेप्शन से ज्यादा चलता है देन लॉजिकल तार्किकता से। और इसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि कई बार इसको इन्होंने बताया, बस भी आ रहा हूं, इसको इसकी इन्होंने नई थ्योरी दी, वो थी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल देख बताता हूं कि तुम्हें 20 रुपए भिखारी को देना तुम्हें कैसा लगेगा? तो बहुत दे दिए, समवन इज बेगिंग, बट 20 रुपए टिप देना विल फील, यू फील नॉर्मल। सिमिलरली विजुअली हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है कि मैं तुम्हें 2 लाइन दिखा रहा हूँ, दोनों लाइन की लेंथ सेम है, ठीक है। एक लाइन को इस तरह से मैंने ओरिएंटेशन दिया हुआ है और एक लाइन का मैंने ओरिएंटेशन ऐसा दिया हुआ है, एग्जैक्टली एक एग्जांपल किताब में भी दिया हुआ है। अब देखो तुम्हें कौन सी लाइन बड़ी लग रही है? ऊपर वाली। भिखारी को 20 रुपए दे। भिखारी को तो ये वाला, और इसमें देखो ये वाला लाइन तुमको फील हो रहा है बड़ा है, लग रहा है ना, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, जबकि दोनों लाइन तुम्हारे सामने ड्रॉ की है, दोनों लाइन बराबर है। तो सो जो हमारा साइकोलॉजी, हमारा मनोविज्ञान है ना, समटाइम्स हमें, आपको लग रहा है कि आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है आपको आपसे गलत डिसीजन करवा रहा है। जैसे आप कोई फोन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि फोन का लग रहा है आपको कि फोन लेने के बाद मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे आपको नए नए लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी मार्केट कंज्यूमर वगैरह है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया कि ऐसा होता क्यों है, समझना बड़ा ध्यान से। यहाँ से मेन पार्ट शुरू हो रहा है हमारे कहानी का। बोले कि हमारा ह्यूमन माइंड में ना, इनफैक्ट इनकी जो थ्योरी है ना, इनकी थ्योरी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना, जो करोड़ों अरबों पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, मैं भी सर ट्रेडर हूँ, कभी कभी करता हूँ। वारेन बफे वगैरह सब, दे आर ऑल फॉलो हिज थ्योरी। जस्ट रिसेंटली डाइड, ये अभी कुछ पिछले साल ही डाइड। बोले कि हमारे माइंड में ना 2 तरह का सिस्टम होता है।
सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. सिस्टम 1, माइक बन. सिस्टम 1 इज वेरी फास्ट. जैसे कुछ देख के जो सडन तुम कोई काम करते हो ना, जैसे क्वेश्चन देखे एकदम मन में अरे यार इसका आंसर भी मार देते हैं, समझ ना. सिस्टम 1 इज वर्किंग. सिस्टम 1 इज वेरी फास्ट. इट्स इंट्यूटिव समझते हो, इंट्यूशन बेस्ड. ये बहुत ज्यादा नफा नुकसान नहीं सोचता है, ये तुरंत डिसीजन फटाफट तेज होता है ये, एंड ये इंपल्सिव भी होता है. सिस्टम 1. सर आप देख क्यों नहीं रहे हैं? बेस्ट स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? आप ही नहीं दिख रहे हैं, बस आपको दिख रहे हैं, वही दिख रहे हैं. स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ तो स्क्रीन ही हम है, ठीक है. आवाज आ रही है मेरी? अभी कैमरा मैंने ऑन नहीं, अभी मैं स्क्रीन हिट है मेरा, तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सकता. तो आप स्क्रीन देखिए. तो यहाँ तो देखिए मेरी बात को कि जो आपका सिस्टम 1 है वो काफी अग्रेसिव है, और ये काफी अग्रेसिव भी है. तो जो आप कार चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, खाना बनाते बनाते फोन पे बात कर रहे हैं, कार चलाते फोन पे बात कर रहे हैं, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं. और यूजुअली आप लोग करते हैं ना, रोड पे चल रहे फोन पे बात कर रहे हैं, खाना बनाते हुए फोन बात कर रहे हैं, चाय पीते फोन बात कर रहे हैं, करते हैं ना? बोलो जी सर. तो सिस्टम आपका सिस्टम 1 काम कर रहा है. लेकिन तुम मेरे को एक चीज करके दिखा दो, अगली बार कभी तुम लोग ट्राई करना कि 19 गुने 38 करना, ठीक है? मन सोचना और चलते हुए सोचना, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा चलना रुक जाएगा. तुम ये फील लेके देखना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम चल नहीं पाओगे, या तुम्हारा माइंड जैसे इस कैलकुलेशन जाएगा तुम अचानक ठहर जाओगे. गौर करके देखना है चीज, चलते चलते तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारा सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता है. नहीं सर कर सकते हैं, बट स्पीड स्लो हो सकती है. बेटा चलने की इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, वो तुमको बता दिए तब ना, ठीक है? कभी बिना, मेरे पास और भी ट्रिक है, ठीक है? ये तो बिना बताए तुम बता दी, तो बिना बताए तुमको बोल देंगे. नहीं, हम ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं बताई. देखो सिंपल कैलकुलेशन रहेगा ना, 20 गुने 7 तो आराम से कर लोगे. यहाँ 19 है इसलिए हो रहा है, वही 38 into 54 रहे तो नहीं होगा. हाँ, जब तुम्हारा कैलकुलेशन जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तुम्हारा उतना ही तुम्हारा सिस्टम 2 एक्टिवेट होता जाएगा. सिस्टम 1 इजी, जैसे 20 गुने 40 है, जिसकी भी तुम्हें किसी जरूरत नहीं है, 20 गुने 35 से नहीं जरूरत है. लेकिन सिस्टम मुझे 199 गुने 235, उसके लिए तो फिर रुकना ही पड़ेगा. ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी चीजें, मैंने एग्जांपल देखो समझाने का प्रयास करो, सिस्टम 2 के बारे में बताने का प्रयास करो. सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 2 आपके माइंड का लॉजिकल पार्ट है, जो सारे कैलकुलेशंस करता है, जो नफा नुकसान सोचता है, जो चीजों को सही तरीके से समझता है कि एक्चुअली जो मेरे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जो एक्चुअली मेरे सामने जो प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या सच में ये वास्तविकता है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है. सर ये क्वेश्चन और सर, हाँ? जैसे सिस्टम 2 काम तभी करेगा ना जब वो कंटेंट मैं कभी पढ़ा रहूँगा, तभी तो लॉजिकल सोचूंगा या फिर कुछ ऐसा करूंगा. अगर वो कंटेंट में पढ़ा ही नहीं कभी, तो फिर वहाँ तो मतलब उसमें टाइम देना तो बेवकूफ़ी है एक तरह से. बाहर ही निकलना, मतलब या तो स्किप करके निकल जाओ आगे. कई बार नए क्वेश्चन आते हैं. ओके सर. देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, कि तुम्हारा सिस्टम 2, सबसे पहली बात है सिस्टम 2 तुमको बताता है कि कहाँ बेटा इल्यूजन है, कहाँ फंसना नहीं है. लेकिन सिस्टम 1 तो फटाक से बोले कि लाइन में बड़ा मार, जल्दी मार, नहीं इससे बढ़िया क्या होगा, ठीक है? और सिस्टम 2 की समस्या क्या है कि सिस्टम 2 इज वेरी वेरी लेजी. इसको एकदम ये मोटा ताजा आदमी है, खा के दिन भर सोया रहता है. सो सिस्टम 2 को जगाना पड़ता है, जग, ठीक है? कई बार हमें रैशनल डिसीजन लेने के लिए कई बार देखते हो अपने को हमें फोर्स करना पड़ता है, डीप ब्रेथ, हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं. सो दैट इज व्हाट सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर रहा होता है. सो दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है. सिस्टम 2 लेजी है, ये हमेशा काम कर नहीं सकता. और सिस्टम 1 में प्रॉब्लम क्या है कि ये इंट्यूटिवली कई बार गलत डिसीजन तक पहुंचा देता है. हम करें क्या? वही किताब की नाम उनकी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. किताब के नाम ही इन्होंने ये रखा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. सो फास्ट तुम्हारा सिस्टम 1 फास्ट काम करता है, सिस्टम 2 स्लो काम करता है. किसी को क्वेश्चन है क्या? तो मतलब जो अभी आप बता रहे हैं, मतलब जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियल वाली बात, सिस्टम 1 या 2, मतलब ये इसी तरीके से ना, जैसे स्पेकुलेटर होता है जो रिस्क मतलब लेते हैं मार्केट में, और जो रैली को मिनिमाइज करते हैं रिस्क. नहीं, वो दोनों देखो, दोनों अलग अलग चीज है. जैसे सिस्टम 1 वाला जो होगा ना, वो देखा था सडनली ऐसे मार्केट भाग रहा है, और यार ये प्राइस, ये वाला ले लो शेयर, पता नहीं हम लोग छूट जाए, बिना कैलकुलेशन के वो ले गए फटाक से शेयर. सिस्टम 2 वाला क्या अपने फंडामेंटल्स चेक करेगा कि क्यों इस शेयर का प्राइस भाग रहा है, क्या इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है कि नहीं है. अगर सॉलिड रीजन है, कंपनी के शेयर्स वगैरह, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का बैलेंस शीट तो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, देन गो फॉर दिस. तो सिस्टम 2 कहेगा कि बेटा रुक के पहले सोचो, क्या ये प्राइस क्यों भाग रहा है, पहले इसके पीछे सोचो. सिस्टम 1 कहेगा अरे प्राइस भाग रहा है, जल्दी शेयर लेना, तो पता चला कोरोना मिलता हूं. तो सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बीच में ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है. तो बेसिकली वो फाइन बैलेंस कहां पे? वो फाइन बैलेंस है कि तुम बिल्कुल स्लो भी नहीं हो सकते हो. अगर तुम बिल्कुल स्लो हो जाओगे
तो पेपर यू कांट सॉल्व, प्लस नॉर्मल लाइफ हमारी खराब हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ तुम वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो अब दूसरा प्रॉब्लम सिस्टम 1 पे भरोसे रह गए, सिस्टम 1 इंट्यूटिवली ये गलती इराद करा देता है। तो तुम्हें दो काम करना पड़ेगा, एक तो सिस्टम 1 को तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि गलती कम करवाए तुमसे, और सिस्टम 2 को तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि ये एक्टिव मोड में रहे एग्जामिनेशन के टाइम पे। अब इसका तुम्हारे जो क्वेश्चन पूछा देवेश कि क्वेश्चन जहाँ कंटेंट नहीं सर वहां क्या करें, यार जहाँ कंटेंट नहीं है मुझे एक बात बताओ, आज तुमने पेपर में कई सारे क्वेश्चन जो तुमको नहीं पता था तुमने वहां पे तुक्का क्यों मारा? तुमको ऐसा क्या लगा कि तुमको लगा कि तुमको यहाँ नेगेटिव अटेम्प्ट करना चाहिए? तुमको क्या ऐसा अंदर से फीलिंग आया उस टाइम पे, सब मार के देखने क्या फील आया था? कुछ तो आया होगा ना सर? दिमाग में आ रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं कट ऑफ तक भी ना पहुंच पाऊँ, मतलब जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होता है वहां तक भी ना पहुंच पाऊँ, इसलिए अटेम्प्ट कर दिया। दिस इज व्हाट सर मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं अपने आप को समझाती हूँ, फिर भी मैं जो नहीं आता वो भी मार देती हूँ, समझ नहीं आता मुझे। दिस इज इम्पल्सिव, यही तो इम्पल्सिव बिहेवियर है बेटा। डायबिटीज वाले को डॉक्टर हमेशा मना करता है कि चीनी नहीं खाना है, लेकिन देखो छुप छुपा कर रसगुल्ला खा ही लेता है। आपको जो चीज मना करे, जो चीज नहीं करना वही, लेकिन आप इम्पल्सिव करते हैं। दिस इज व्हाट सिस्टम 1, आपका सिस्टम 1 आपको ऐसे सब थ्योरी पढ़ा देगा, तुम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। शायद तुमने देवेश होगा 2 क्वेश्चन गलती नहीं किए होते तो तुम अभी रैंक 2 होते। तो तुम्हारा जो इम्पल्सिव बिहेवियर है दैट कॉस्टेड यू रैंक 3। सो इम्पल्सिव बिहेवियर, तुम्हारा जो अलग अलग लॉजिक चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर गिल्ट आता है, जो तुम्हारे इमोशंस जगते हैं, सब कुछ ये तुम्हारा सिस्टम 1 करवाता है। तो सिस्टम 1 को यू नीड टू ट्रेन। सिस्टम 1 को तुम्हें जो इल्यूजन थ्योरी देता है तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते वक्त, और क्वेश्चन में छूट देती जो तुम ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे बचाने के लिए सिस्टम 1 को ट्रेन करना पड़ेगा। तुमको समझना पड़ेगा जो तुम्हारे मन में कुछ इस तरह ख्याल आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम 1 तुम्हारा तुमको प्रेशर डाल रहा है। तो तुम्हें सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन टाइम में। बीच बीच में एग्जामिनेशन के टाइम पे हर 10 मिनट पे 2 लंबी लंबी सांसें जरूर लिया करो। जो तुम्हारा एक्यूरेसी रेट फॉल होता है स्टार्टिंग में, तुम्हारा सिस्टम 1 सिस्टम 2 अच्छे से काम कर रहा होता है। सो सिस्टम 2 जो तुम्हारा स्टार्टिंग करके तुम जब एग्जामिनेशन देने बैठते हो तो काफी कॉन्शियस रहते हो। बोलो मैं गलती कह रहा हूं तो? बहुत सोच पूरा तैयारी करके बैठे हैं, अच्छे से पेपर देना है, करना है। तो स्टार्टिंग में सिस्टम 2 काफी एक्टिव करके तुम्हें रखा हुआ है। जैसे जैसे पेपर में आगे बढ़ना चाहते हो, सिस्टम 2 ऐसी लेजी आदमी है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, कैनन किताब में है, वो धीरे धीरे पीछे बैकफुट पे जाना शुरू होता है, सिस्टम 1 जगना शुरू होता है। सिस्टम 1 तो वैसे ही एग्रेसिव है, वो तो बोल रहा है हमको मौका दो। जैसे ही सिस्टम 2 पीछे हटा, सिस्टम 1 जगह, अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ से धीरे धीरे एक्यूरेसी रेट कितना फॉलो, जैसे थोड़ा सा सिस्टम 1 को एक मौका चाहिए। मौका क्या चाहिए? कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे अंदर गिल्ट फील ला दे, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें स्किप करना पड़ जाए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे तुम फंस रहे हो, सिस्टम 1 तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। तो तुम्हें समझना है एग्जामिनेशन में कि तुम्हारे एक क्वेश्चन छोड़ देने मात्र तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तुम्हारे एक क्वेश्चन अगर तुम फंस रहे हो तो सब कोई फंस रहा होगा इस क्वेश्चन में। अपने आप में बिलीव करना सीखो कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए क्वेश्चन टफ हो रहा होगा। व्हाई यू फील सो कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन टफ है तो बाकी के लिए टफ नहीं होगा? इसका मतलब तो अपने को बहुत कम करके आ कर रहे हो। अरे अपने को इस लेवल पे आको ना, अगर मेरे को टफ लग रहा है सबको टफ लगेगा। तो यानी कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हें अपने आप में भरोसा नहीं है। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, तो अपने आप में भरोसा नहीं है, देन व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? तो खुद के बिना आत्मविश्वास के, तुम्हें खुद में भरोसा नहीं, तो यू कांट प्रिपेयर, यू कांट क्लियर दिस एग्जाम। सो व्हेनेवर यू आर कमिंग अक्रॉस विद एनी क्वेश्चन, आप ऐसे प्रश्न आपके सामने में आ रहे हैं, आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको वहां डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ, अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाओ जहां पे यू कैन से टू योरसेल्फ, अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेजॉरिटी से नहीं होगा, सो आई नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो सर, 150 क्वेश्चन है, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे सॉल्व नहीं होता है। हाँ तो लीव इट ना, क्या फर्क पड़ता है उससे सिलेक्शन डिसाइड होता है क्या? नहीं सर, वो 150 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से सॉल्व देना, क्या उससे सिलेक्शन डिसाइड होता है? प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं होता सर। सबके साथ ऐसा होता है सर कि सबसे 20 क्वेश्चन मतलब यार भाई, प्रीलिम्स मैंने यूपीएससी का 5 बार क्लियर किया हुआ है, एंड कट ऑफ 90-100 के बीच में होता था, मेरे स्कोर 140-42 होते थे, एंड इन वन अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 150। यस सर। तो हाउ डिड आई रीच दैट स्टेज? देखो मैं पेपर, देखो मैं उस दिन मॉर्निंग में, तुम लोग को मेरा रूटीन जानो कि मेरा प्रीलिम्स रूटीन क्या होता था? प्रीलिम्स वाले दिन एग्जाम संडे को होता था, सो हम आते थे, पटना मेरा सेंटर होता था, जानबूझ कर रहते हम दिल्ली में थे, तो फ्राइडे को इवनिंग में हम वहां से ट्रेन पकड़ लेते थे, ठीक है, जानबूझ कर राजधानी पकड़ते थे कि टाइमली मेरा फिक्स रहे, हम टाइम पहुंच जाएंगे, बाकी ट्रेन में डाउट रहता था। सैटरडे हम मॉर्निंग में 5 बजे घर पहुंच गए, मतलब पटना आके आराम से घर पे सोए 2-3 घंटा, फिर उसके बाद उठे, मंदिर गए, और दिन भर हम क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे, इधर उधर घूमेंगे, ठीक है, सेंटर अपना पता करें, सेंटर कहाँ पे है, बढ़िया मम्मी को बोल देंगे बढ़िया खाना पीना बनाइएगा, ठीक है, रात में सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे तो अपना कोई छोटा भाई को बुला लेंगे, बोलेंगे कि आज ही रात में, शनि रात में बुला लेंगे, और इसको सुबह बोलते थे बढ़िया से दे हाथ दबाओ, ठीक। व्हेन आई
इंटर एग्जामिनेशन हॉल बिल्कुल चिल माइंड से, मेरा कोई वो लोड ही नहीं है कि पेपर में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, बिकॉज आई नो कि पेपर तो मुझे वहां सॉल्व कर रहा है। अभी हम सोच के क्या ही करेंगे। सो पेपर जब मुझे वहां सॉल्व करना है, सो मैं आई विल इंटर 9 बजे एग्जामिनेशन हॉल में, 9:30 पेपर विल स्टार्ट। ठीक है, आराम से मैं चिल मार के पेपर आया, सामने खुला, एंड मैं फर्स्ट 1 घंटे में मैं एक राउंड मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगले 10 मिनट में मेरा पेपर पूरा थॉरली कंप्लीट। मैं 1 घंटे 10 मिनट में मेरा, इससे मैक्स मैंने कभी गया ही नहीं। मेरा आखिरी अटेम्प्ट में 1 घंटा 10 मिनट गया था पेपर पूरा, यूपीएससी 100 क्वेश्चंस, बिकॉज आई यूज्ड टू फास्ट सॉल्व द पेपर फास्ट। उसके साथ साथ मेरे पास बहुत सारे अपने टेक्निक्स है। टेक्निक्स इन द सेंस कि कैसे मुझे अपने एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, कैसे मैं जोन बना कर रखा था, कैसे कैसे मेरे को जोन में अपने पेपर को बांट के रखना है, कैसे मैं फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट क्या करूंगा, सेकंड राउंड अटेम्प्ट में कैसे लूंगा। सो नेवर आई फेल्ड एंड आई ऑलवेज केप्ट माय एक्यूरेसी एट 70 से 75 के अराउंड, और आखिरी अटेम्प्ट में इट वाज 82%। तो मेरे को अपना एक्यूरेसी पता था, उसी हिसाब से मैं अटेम्प्ट हमेशा मेरा 100 होता था। पहला अटेम्प्ट छोड़ के पहला अटेम्प्ट मैंने 92 अटेम्प्ट किया था। सर वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना लंबा माइनस मार्किंग के चक्कर में फंस गए। हाँ तो करोगे ही ना, अगर तुमको अपना एक्यूरेसी रेट नहीं पता है तो व्हाई यू आर अटेम्प्टिंग, ओवर अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो, मेरे स्ट्रेटेजी का पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्जामिनेशन हॉल घुसने के बाद। द मोमेंट आई एंटर द हॉल, हम भूल जाते थे हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। हम सिर्फ ये सोचते थे कि पेपर में कुछ आएगा, सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करने लायक सॉल्व कर रहे, नहीं होना है तो भाड़ में जाए, मेरे अगर हमसे ना होगा फिर किसी से ना होगा। मतलब ये मेरी सोच होती थी, हम ये नहीं बोल रहे हम बहुत वो कर रहे हैं, मेरी सोच होती थी। सो मैं बहुत कूल रहता था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर विल सॉल्व। सो एग्जैक्टली मैं आप लोग को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पेपर सॉल्व करते वक्त यू नीड टू थिंक लाइक दिस, कि आपको पेपर सॉल्व करना है और आपसे नहीं हो पा रहा था, किसी से भी नहीं होगा। डोंट बी इंपल्सिव, आप अपने इमोशन को कैरी मत हो जाइएगा। आप कट ऑफ क्लियर नहीं, क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर करेगा देवेश? मतलब तुमको लग रहा है कि तुमसे भी जब पिछले टेस्ट तुम टॉप किए हो, तुमको लग रहा है कि सडनली तुम इतना बेकार आ गए और तुम यहाँ 20-30 लोगों में अपने आप को वो नहीं करा पा रहे हो, अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा, तुम कैसे फिर 1000 लोगों में करोगे। अभी मैंने दिखाया ना कि एक नंबर पे 400 लोग हैं, और जैसे जैसे तुम ये नीचे बैंड जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ये एक नंबर 800 लोग हो जाएंगे। हाउ यू विल कॉम्पीट देन विद दिस पीपल। सो ये जो मेंटालिटी है, सारा चीज को अगले टेस्ट पेपर अगले एग्जामिनेशन में सारा चीज को साइड करके अपने आप को, तुमको उस अपने एग्जाम देते वक्त सबसे अच्छा जो एग्जामिनर हो तुम खुद हो। एग्जाम देते वक्त अपने सारे इमोशंस को देखो, क्या क्या इमोशंस तुम्हारे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, कौन कौन सा फेज है जहां तुम्हारा एग्जाम भागता है, कब कब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, वो नोट डाउन करो डायरीज में। वो देखो कि क्या जब क्वेश्चन अननोन क्वेश्चन आता है उस समय ज्यादा हम नेगेटिव आता है, या फिर क्वेश्चन लेंदी होता है, या फिर जब हमारा टाइम प्रेशर आता है, किस टाइम पे हम बहुत ज्यादा मेरा अंदर से इंपल्सिव बिहेवियर शुरू होता है। स्टार्ट डूइंग दैट, देखो तुम्हारा एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है। तो जब क्वेश्चन घुमाऊ होता है तब क्या आता है तो सर, क्वेश्चन को घुमाऊ आता है तब होता है, जैसे कि सिंपलिसिटी में तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो उसको घुमा घुमा के पूछता है, जिससे नहीं तो पढ़ने में ऐसा समझने नहीं में बेटा, टाइम ऐसा नहीं है ना। बीपीएससी के जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तो पेपर आपका फैक्चुअली मोस्टली है। तो आपको सबसे पहले ये काम करो ना कि आप सबसे पहले जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो फर्स्ट राउंड में। आप सिर्फ सर इस बार कैसा क्वेश्चन आने वाला, फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल सर? कौन पूछा है? आलोक आलोक सर। बता रहा हूँ। देखो इस बार ये सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों को भी सबसे पहले आप लोग मल्टी स्टेटमेंट जहां फंसते हो, ये सब उसको छोटे पहले देखो तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चन तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर देखो। तो धीरे धीरे ना अभी हम ये भी लेके आ रहे हैं, हम ये भी एनालिसिस में लेके अपने आएंगे कि आपका हर क्वेश्चन वाइज क्या आपकी एक्यूरेसी है, फैक्चुअल में कितना स्कोर कर रहे हो, एसेशन में कितना स्कोरिंग है, मैथ्स फॉलोइंग कितना स्कोरिंग है, क्रोनो बेस्ड क्वेश्चन की क्या स्कोरिंग है, हम सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके हम लोग लेके आने वाले हैं, मतलब अभी तक किसी ने नहीं किया है इंडिया में, उस लेवल का प्लेटफॉर्म प्लान किए हुए हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपसे आपके 1-2 टेस्ट होते तो वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इतना बारीक से आपको एक चीज हम बताएंगे ना कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लगेगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल एक ट्रेंड एनवायरनमेंट में हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 71st का। एवरीथिंग वी नो कि हाँ कैसे हैंडल करने की चीज को। चलिए मेरा पहला अटेम्प्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जितना बताएं उतना करते चलो, दैट विल बी मोर देन एनफ। नाउ कमिंग टू आपका इस 71वीं का पैटर्न कैसा होगा, कि इस बार बीपीएससी का पैटर्न जो पिछली बार है लगभग उससे 10-20% टफ रहेगा। थोड़ा ये लोग अपना एक्यूरेसी पे काम करेंगे। फैक्चुअल सर? हाँ, पेपर फैक्चुअली रहेगा जैसा 70वीं तक। क्यों? उसके पीछे कारण समझो। क्योंकि बीपीएससी में लगातार समझो, माइक बंद कर समझो। पहला कारण ये समझो, हम लोग लगातार बीपीएससी को ये बोलते रहे तुम्हारा पेपर का लेवल बहुत बेकार था, तूने पेपर सब बेकार पूछा था, इसके बावजूद बीपीएससी को डिफेंड करते हैं। बीपीएससी कभी नहीं माना कि हमारा पेपर आसान था, इजी था। तो कायदा उसने डेटा वाटा लेके आया कि मतलब 100 क्या डेटा था, 90 से ऊपर मात्र नहीं लोग हैं, 120 एक ही लड़का स्कोर कर पाया है।
ये शो करता है कि पेपर टफ नहीं है। तो चूंकि बीपीएससी को इस बार फिर से पेपर टफ बना देती है, जैसे 69वीं के टाइप का, तो बीपीएससी तो एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि पेपर उसका ये वाला इजी था, वो करेगी नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चेयरमैन सेम है, तो ये चेयरमैन फिर से वही काम करेगा, पेपर वैसा ही रखेगा, थोड़ा एक्यूरेसी वगैरह सही करवाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, बट उतना भी सडन ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। तीसरा जो मुझे सबसे मोस्ट लॉजिकल रीजन लगता है, जो मैंने काफी सोचा बैठ के, क्या कि बीपीएससी ऐसा की क्यों। सो मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजन आप लोग को भी लॉजिकल लगेगा, बट ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जो बीपीएससी ने 2035 वैकेंसी निकाला ना, इसको लगा क्या कि अपने पास 15-20 लाख लोग फॉर्म डाल देंगे, 10 लाख तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, तो लगा 2000 वैकेंसी 10 लाख, और बीपीएससी पैसा चूसने माहिर है। ये आपको 100 रुपये लेता है जनरल का, आप अगर सीडीपीओ डाल रहे हैं अलग से, उसका अलग से पैसा लेगा, फिर मेंस में अलग से पैसा लेगा, तो इसके पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टूडेंट का फी। तो जब 2035 वैकेंसी आने के बावजूद भी ये 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाया ना फॉर्म, तो बड़ा ये सडन उनको अनएक्सपेक्टेड लगा। ये मैं ऑफिशियल रीजन बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड लगा, 4,80,000 ही फॉर्म गिरा। सो वैसी परिस्थिति में दे स्टार्टेड थिंकिंग यार इतना ज्यादा आने के बावजूद 4,80,000 फॉर्म क्यों गिरा, तो फिर सडनली दे रियलाइज किया 69वीं का पेपर का जो पैटर्न है उसके कारण सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को लग रहा है लेकिन क्लियर वही सिर्फ फॉर्म भर पा रहे हैं। जो नॉर्मल जैसे बच्चे, जैसे मान लो जो रेलवे की तैयारी लगे हुए हैं, जिनका फैक्चुअल वन लाइनर काफी अच्छी पकड़ है, उन्होंने पेपर देना छोड़ दिया मोस्टली 69वीं का देख के। सर जान पहचान में है सर, 70 भरा था इस बार, 71 में बोल पूछे थे, बोला नहीं भर पाए। ठीक है, सो वैसे में क्या होता है कि इन लोगों को लगा कि पेपर 69वीं का पैटर्न रखेंगे तो अपना स्टूडेंट का सीट नहीं भर पाएंगे, सो दे सडनली रिड्यूस द पेपर, बिल्कुल एकदम ऐसा कि लॉलीपॉप बना। ऐसा लगना चाहिए सबको, जो भी पेपर देखे ना बच्चा तैयारी करने वाला, जैसे आप लोग जो एग्जाम दिए उनका छोड़ दो, जो बाहरी बच्चा कोई है जो तैयारी करने के लिए आने वाला है, या फिर कोई भी बच्चा देखे पेपर एक बार बोले अरे यार तो हम कर सकेंगे, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप बढ़ेगा। यही तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि देखो तुम अगर पूरा क्रोनो समझोगे चीजों का, घटनाओं का, तो एग्जाम जो तुम्हारा चेयरमैन क्यों बार बार बोल रहा था नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि फॉर्म बहुत ज्यादा फिलअप होगा, ठीक है, तो एक बार हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे, वो पहले ही से माहौल बना रहा था, तो इसको लगा था कि 2000 सीट तो 100% कॉन्फिडेंट हो, 2000 सीट पे तो हमारा 10 लाख 12 लाख तो वो जाएगा ही जाएगा, बट एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ दैट बीपीएससी चेंज इट्स स्ट्रेटजी। ये 2-3 कारणों को देख के, जहां तक मेरी व्यक्तिगत समझ है, पेपर का तुम्हारा लेवल फिर से फैक्चुअली रहेगा जैसा 70वीं का था। 70वीं से थोड़ा सा अच्छा क्यों करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन का फ्रेजिंग और फ्रेमिंग सही से करेंगे, थोड़ा सा जो पिछली बार बहुत एम्बिग्यूटी था उसको दूर कराएंगे। दूसरा, 5-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अच्छे रखेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप आपको हरमंदिर साहब वाला टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि बिहार की राजधानी पटना कहाँ पे है, ठीक, इस तरह क्वेश्चन डोंट एक्सपेक्ट, थोड़ा सा तो लेवल सेल को पढ़े थे, करीब 10 दिन के आसपास सेल पढ़े थे, पूछा कि क्रियात्मक इकाई कौन सा है, वो तो मत ही पूछो यार, तो क्वेश्चन था मतलब गजब। सो वैसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ एकदम आपको वहां भी नहीं जाएगा, आपको एग्जाम 69वीं का लेवल भी नहीं जाएगा। तो जैसा बीपीएससी पहले यूजुअल हुआ करता था 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं तक, वही लेवल पकड़ के चलो। 69वीं एग्जैक्ट रातों रात ये लोग 69वीं के लेवल नहीं चले जाएंगे। 69वीं का लेवल अच्छा खासा लेवल था, हम लोग जो पढ़ा रहे थे 69वीं का जो लेवल था, एक जो क्वेश्चन का लेंथ है, क्वेश्चन का लंबाई देखो, लंबाई देख के लगता है कि इस क्वेश्चन देखो, अब आदमी पढ़ के 4 बार सोचेगा क्या ऑप्शन ले, है ना, तुम लोग देखो पेपर, तुम लोग आइडिया होगा। अभी क्वेश्चन का लंबाई ही देखो, अभी डाटा आंकड़ा में 4 ऑप्शन है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन 2018 का यूपीएससी से डायरेक्टली कॉपी किया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन 2018 का यूपीएससी पूछा गया था, और 69वीं सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम एग्जैक्टली सेम यही है, सेम टू सेम हैज बीन रिपीटेड। लुक एट द क्वेश्चन का लेंथ देखो, ये क्वेश्चन क्या बीपीएससी का लेवल का है, गौर से देखो, क्या बीपीएससी कभी भी आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में घुस के वो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी और आईबीबीआई बोर्ड के बारे में पूछेगी, ये बीपीएससी का लेवल नहीं है। आप लोगों ने देखा है ना, ये बीपीएससी का लेवल नहीं है, ये तो यूपीएससी में आते हैं ये सब, ये लेवल यूपीएससी का है। सो अगेन देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कांट एक्सपेक्ट बीपीएससी, सो दिस टाइम मेरे ख्याल से ना इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आप लोग को बेसिकली आप लोग शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 60-40 क्या रेशियो रह सकता है? नहीं 60-40 भी नहीं रहेगा, जो 69वीं वाला छोड़ दो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम तुम 68वीं 67वीं तक देख सकते हो। 68वीं तक बहुत आसान था, 68वीं का लेवल मान के चलो, और 68वीं से पहले वाला जो भी है ना, बस वो लेवल देखो और उसी पे कमांड करो। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर सबको सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। कोशिश ये करो जो तुम्हारी कोर सब्जेक्ट पे कमांड रखो, करंट अफेयर्स को मैनेज करना समझ रहे हो, करंट अफेयर्स से भागना मत। तो करंट अफेयर्स तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको भागना मत। कोर सब्जेक्ट्स मैनेज, हिस्ट्री वगैरह में जो लोग इजी क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, इमीडिएटली जाके अपने स्ट्रेटजी रिकॉल करो, देखो कहाँ गलती हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम लोग को बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए,
कि तुम लोग अभी से दिमाग में चीज बैठा लो, जो कोर सब्जेक्ट है इसमें तुम्हारा एक्यूरेसी 90% का होना चाहिए वो सब्जेक्ट में। स्पेशली अगर तुम्हारे हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री में तो अभी से मैंने बना खोलो, तुम्हारे 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसमें से 29 से 32 क्वेश्चन 100% आपको निकालना ही निकालना, कोई ऑप्शन नहीं है सर आपके पास। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके पास उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, समझो कि तुम रेस से बाहर हो गए। तो सबसे पहले तुम ना हिस्ट्री क्वेश्चन देखे तो हिस्ट्री का ना दायरा बेटा बंधा हुआ है, करंट अफेयर का दायरा नहीं बंधा हुआ है। सबसे पहले इस पे काम करना शुरू करो। नंबर 2 पे काम करो साइंस के क्वेश्चन। साइंस का घटना चक्र ना एकदम रट जाओ, लाइन बाय लाइन एक चीज को मल्टीपल टाइम रटना, मतलब समझ रहे हो, वो फैक्चुअली रटना नहीं, एक चीज को क्रोनोवाइज, अच्छा ऐसे हुआ ठीक है, एकदम करेक्ट। तो यहाँ से तुम्हारे 30 क्वेश्चन बनते हैं, 30 में से इसमें 28 का टारगेट लिख लो, 27 यहाँ निकालना है। उसके बाद तुम्हारे जो क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी वगैरह के, पॉलिटी वगैरह क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग कि 69 तो साइंस में केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनता है सर। और मुझसे सर फिजिक्स का भी नहीं बनता। घटना तो ठीक है, तो घटना चक्र पढ़िए, समझिए, किसी अच्छे जो यूट्यूब वगैरह लेक्चर देखिए, ठीक है उसको, लेकिन आपको करना है। आपको फिजिक्स का नहीं बन पाता तो आप उसको करिए, देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट बेनिफिट उसमें ज्यादा है, ठीक है साइंस वाले में। उसके बाद तीसरे पे आ जाओ, जो बाकी तुम्हारे अदर टॉपिक्स है। तीसरे जैसे इकोनॉमी वगैरह में तुम्हारा बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ ट्रेंड सेट है, फैक्ट्स वगैरह का जो कुछ उस पर फोकस करो। नंबर 3 नंबर 4 पे पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत, जस्ट सिंपली डू व्हाट। सर लक्ष्मीकांत की बुक है मेरे पास, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से पढूं, मतलब बहुत कुछ मुझे नहीं समझ में आता उसमें। खाना खाते हो आप क्लास मतलब मत कीजिए, खाना खा रही है ना आप? जी जी सर। नहीं तो खाना खाते हो मेरा बेइज्जती मत कीजिए। सर खाने का टाइम हो गया तो नहीं तो इसलिए खाने मैंने खाने में मेरा भी हो गया ना। ठीक है सॉरी सर। कैसा लगेगा हम खाते वक्त क्लास ले तो? ठीक है सॉरी सर। दोस्तों लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ने की जरूरत है। व्हाट वी विल डू, आप पॉलिटी के जितना पीवाईक्यू वगैरह एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो आपके हैं डीपीएसपी तक के, आपको डीपीएसपी तक स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटी तक आप सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लो। उसके बाद सारे मेन प्रोविजंस याद करो जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अगेन आई विल से लूसेंट तुम्हारा मोर देन सफिशिएंट है। तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तो पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना इट्स नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। तो मैं होता आपकी जगह पर तो मैं नहीं करता, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ना होता तो मैं जैसे आपके मेंस के लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है तो मेंस के लिए पॉलिटी का नोट्स बना कर रख लूंगा। मुझे मेंस से पता है कि मेंस में क्वेश्चन का लेवल एक्जैक्टली बहुत डिफरेंट है। वहां से पोलिटिशियन पॉलिटिक्स में पूछा जाता है, वहां पीएम अथॉरिटी वाले पूछा जा रहा है, वहां से फेडरलिज्म वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी कॉन्सेप्चुअल। सो फॉर दैट वो वैसे भी लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होना है। आपको लगता है कि मेंस का क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से करके सॉल्व कर लेंगे? जैसे बार आपका प्रश्न आया था कोलिशन गवर्नमेंट में किस तरह से पीएम की अथॉरिटी घट जाती है, या फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिलेशनशिप है कैसे समय के साथ बदल रहा है, या फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, ऐसे भी आपको नहीं होने वाला। दैट फॉर दैट आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए आपको क्लास चाहिए, कहीं अच्छे कोई दूसरी किताब चाहिए, किसी अच्छे ऑथर की बुक चाहिए, तो आफ्टर दैट ओनली यू कैन सॉल्व। सो वैसे भी आपका लक्ष्मीकांत के बेसिस पे तो लक्ष्मीकांत इज वेरी हैवी किताब है, तुम्हारा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। लक्ष्मीकांत जैसी मोटी किताब पढ़ के तुम 10 क्वेश्चन, वो भी 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं। दे आर नॉट वेरी, पहले तो ऐसे पूछता था जब मेरे को याद है कि स्टेट लिस्ट में कितने हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितना है, वो कितना है, पंचायती राज कौन सा लिस्ट में है, तो ऐसे क्वेश्चन, पंचायती राज कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी के। सो यू डोंट नीड टू फॉर दैट टू गो वर्ड बाय वर्ड विद लक्ष्मीकांत, डू स्मार्ट प्रिपरेशन, गो विद लूसेंट फॉर मेंस। डीपीएससी का पैटर्न एक बार देखो गौर से, डीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो उस पैटर्न को पकड़ के 25-30 क्वेश्चन तैयार करो अच्छे से, थॉरोली कॉन्सेप्ट समझ के। सो यू विल बी एबल टू डू। सो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग चलो, फर्स्ट में यू शुड डू हिस्ट्री, सेकंड में यू शुड डू साइंस, थर्ड में आपका जो करंट अफेयर्स है उसको भी पैरेलल जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से 18 से 20 का टारगेट रखो। बहुत एम्बिशियस मत हो, जहां पे तुमको एम्बिशन डुबा देगा। इससे मान के ही चलो तो उसमें अपना पैमाना ही 20 पे सेट कर दो, जो अपना होता है ना स्कोरिंग का एरिया, तो सोचो 20 ही करना है यार, तो मन में ना बड़ा शांति रहेगी। तुमको लगेगा कि हाँ यार मैंने एक कोई मैगजीन कर लिया, एक कोई मैंने ईयरली कंपाइलेशन कर लिया, लगेगा ठीक है इससे मैं 20 तो कर लूंगा। बाकी वो 10 के लिए ना प्रेशर नहीं आएगा, 10 के लिए यू वोंट फील वेंडरिंग यहाँ भागे वहां भागे। 10 को लगेगा ठीक है मैंने उतना ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट कर दिया है, तो ये तुम्हारे अंदर बड़ा शांति देगा मन में। तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बिल्कुल ही ना शातिर बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करो। और तुम्हें प्रीलिम्स में बेटा जितना 0.33 मार्क्स का वैल्यू है, ठीक है, कट ऑफ के जोन में, उतना ही तुम जितना कट ऑफ से ऊपर जाओगे तुम्हारा मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब तुम्हारा 90 नंबर है, तुम्हारा शायद 95 नंबर है, किसी का 125 नंबर, दोनों बराबर है कि नहीं बताओ? बराबर ही है, जुड़ेगा तो है ही नहीं सर मार्क्स। तो दोनों बराबर है, मगजमारी करना है हमको, बस एक सेफ जोन में जाना है। हमको सेफ जोन में कट ऑफ अगर 91 है तो हमको 96 हमको इस वाले जोन में जाना, सेफ जोन, बस
हम प्रीलिम्स देने के बाद हम मेंस की तैयारी में लग गए, बस मेरे को यही स्ट्रेटजी चाहिए। हमको मेंस में टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, वरना चाहिए कि मेंस प्रीलिम्स देने के बाद हम एक सेफ अगले दिन 1-2 दिन ब्रेक लेके हम मेंस तैयारी शुरू कर दें। हम इधर उधर भागते नहीं रहेंगे, सब कट ऑफ कितना जाएगा। तो दिस इज सेफ स्कोर, ठीक है। और आप लोग ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा करो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है पढ़ने के साथ साथ आपका आउटकम कैसा है, आप ये 2 घंटे कैसे आपका यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका जो एक्यूरेसी रेट प्लस अटेम्प्ट रेट कैसा है, ये दोनों मिला के कैसा कर रहे हैं, आपका स्कोरिंग बिहेवियर कैसा है, आपका स्कोरिंग पैटर्न कैसा है। डोंट लुक कि आप कितना स्कोर कर दे रहे हैं, आप क्योंकि आपकी गलती ही है कि आप अपने आप को जज कर रहे हैं नंबर के बेसिस पे कि मेरा सर 100 आ रहा है, 90 आ रहा है। गलत सर, आपको अपने को जज करना चाहिए कितना आपने अटेम्प्ट किया, आपने कितना आपका एक्यूरेसी रेट है, कौन सा सेक्शंस में आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, आपका गलती करने का जोन कहाँ से शुरू होता है। मॉक टेस्ट इसके लिए है बेटा, मॉक टेस्ट इसके लिए नहीं है। मेरे ख्याल से पूछे तो मैं तो यार लोगों को रैंकिंग देना बंद कर दूं। वो तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि रैंक लाओ, ये करो वो करो, बिकॉज तुम टेस्ट दो, बट तुम टेस्ट का मतलब रैंक है ही नहीं। इनफैक्ट मैं अपने लाइफ टाइम में मैं टेस्ट देता ही नहीं था। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मॉक टेस्ट खरीद के लेके आता था। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मॉक टेस्ट कैसे यूज करते थे। हम दुकान पे ही बोलते थे ना कि भैया जो सारा मॉक टेस्ट है सबका वो आंसर और सॉल्यूशन लोग एक साथ रखता है। वो विजन आईएएस का है किसी का, तो लोग क्या करते हैं टेस्ट 1 हो गया तो टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर आगे होगा और सॉल्यूशन उसके साथ में रहेगा पीछे। हम वही बोलते थे कि भैया आप एक काम कीजिए, टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक का सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ कर दीजिए, सारा का सॉल्यूशन एक साथ कर दीजिए, ठीक है। और हम वहीं पे टेस्ट 1 खोले, दोनों का अलग अलग कंपाइल करा लिए। टेस्ट 1 मैंने खोला, मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मेरा सॉल्व हो रहा है, मैं वहीं पे काट दिया, ठीक है। टेस्ट 2 में देखा क्वेश्चन बट ये भी मेरा सॉल्व हो गया, ये भी मैंने काट दिया। 3 मेरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं होने, मेरे 12 पलट देखना, सॉल्यूशन के सामने क्यों रखा हुआ है, देखा मेरे सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट मेरे से मिस हो रहा था, तो जस्ट मैंने वो कीवर्ड यहाँ मेंशन कर दिया कि मेरे ये वाला मिस हो रहा था, ठीक है। देन ये वाला मैंने रख लिया, फिर ये वाला काट दूंगा। सो व्हेन आई हैव टू रिवाइज फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में, इससे कह रहा तो मेरे को दिमाग भी मेरा तेज चल रहा है, ठीक है। मैं बहुत इफिशिएंटली अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। और जब मेरे को रिवाइज करना है तो मैं पूरा इतना मोटा नहीं, मैं सिर्फ इसको उठाऊंगा, सिर्फ फटाफट देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं काटे हुए, जिन पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जिन पे मैंने कुछ हाइलाइटर चलाया हुआ है, सिर्फ मैं वो क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। सो मेरा इस तरह का स्ट्रैटेजी बिल्कुल कभी मैंने आज तक टेस्ट दिया ही नहीं है, मैंने स्कोर देखा ही नहीं है। हाँ मेरे फाइनल स्कोर जो फाइनल एग्जाम का स्कोर होता है, दैट स्कोर इज गुड। उस स्कोर में आप लगे हाँ दिस स्कोर में वे फाइनल में आई ऑलवेज स्कोर समथिंग जो आपको लगना चाहिए हाँ ये टेस्ट का स्कोर ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो, यू शुड नॉट फॉलो स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, यू शुड फॉलो कि आपने ये सब आप लोगों का रिस्पांस सेट है, आई वाज एनालाइजिंग दोस रिस्पांस सेट। ये तो है टॉपर का रिस्पांस सेट है। टॉपर का जो फर्स्ट जोन है एक्चुअली इसमें ये 31 और 30 गलत शो कर रहा है, इसका पूरा का पूरा सारा सेट सही है। ये पूरा फर्स्ट जो है ना 1 to 75 इसका सारा सही। सर इनका भी सेकंड क्वेश्चन सही कैसे हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन इसका सही हो गया, इसका दिमाग लगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाला डायरेक्ट ऑब्वियस ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया तो तुक्का भी सही हो सकता है, बट इसने CR 10 मारा, CR 10 से लगाना था आंसर। CR 10 भी तो सर लेकिन किए थे वो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं जो घटना था उसको उसका सपोर्ट तो किए ही थे कि क्यों किया गांधी जी ऐसा। देखो देवेश उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 चीज है, जो 2 पॉइंट है कि अगर तुम्हारे बीपीएससी तुमको इस तरह से क्वेश्चन में ट्रैप करते हैं, क्योंकि बीपीएससी में तुमको 4 ऑप्शन दे देती है और तुमको उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। और पिछली बार मैंने खास करके 70वीं देखा बहुत सारे लड़के बोल रहे थे सर ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी जैसे इतिहास वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे आयरन और सबसे ज्यादा मिलता है। बीपीएससी कहना है कि भाई हम जब 4 ऑप्शन दिए हैं तो सबसे ज्यादा मिल रहा है तो उसको तुम टिक मारो ना, वहाँ उसने तो मोर देन 1 ऑप्शन दिया नहीं है। तो अगर आपके पास भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, यू गो फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। क्या जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से लड़ाई करके कुछ नया इनिशिएट शुरू किया? हाँ, अगर भगत सिंह का नाम होता है तो भगत सिंह ने वहां से गांधी जी को वहीं से छोड़ देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद से गांधी जी को छोड़ के बोलते नहीं हमको इसके पाथ पे नहीं चलना है, दे डिसाइडेड टू गो अनदर पाथ। लेकिन जब क्वेश्चन में CR दास है या जवाहरलाल नेहरू है, आई वुड मैं अगर पूछूंगा तो मैं आई विल गो विद CR दास। फिर इसके बाद ही फॉर्म्स न्यू पार्टी फॉर्म करने के बाद ही ज्वाइंस अपनी पार्टी शुरू करते हैं विद इन कांग्रेस, और उसको उनको मनाया जाता है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि ये कांग्रेस अलग अलग हो सकती है, फिर से कांग्रेस स्प्लिट हो सकता था, बट कांग्रेस स्प्लिट नहीं होता बिकॉज ऑफ गांधी की बात करो तो रिकनसाइल करते हैं, बट वो गांधी से डिसएलाइज तो है, ठीक है। तो वो ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। बट उसका जो क्वेश्चन है टॉपर का तुम्हारा 1 to 75 में सारे सही हैं। ब्लैटर हमने उसने भी छोड़ा हुआ है, उसने सारा छोड़ दिए जितने फैक्चुअल है सारे छोड़ दिए हैं, 3 गलत है, ठीक है, 3 या 4 गलत है, ओवर इट्स गुड। सो लेट्स वाइंड अप फॉर द सेशन फॉर टुडे, ठीक है।